क्योंकि मेरी पिछली वक्ता ने बात करी कि किस तरीके से इस स्क्रिप्ट की जिसपे दिल्ली पुलिस अपना सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो पहले से लिख दी गई है और उसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। मैंने सोचा नहीं था मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि कंवलप्रीत ने ये बात लेकर आए हैं तो ये क्रोनोलॉजी 7 मार्च से भी पहले की क्रोनोलॉजी है। मुझे याद है 2 या 3 मार्च को बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने मेरा एक वीडियो, जो मैंने एक स्पीच दिया था अमरावती में, जो तकरीबन 17 से 18 मिनट की स्पीच है, उस वीडियो में से 30-40 सेकंड उठा के उन्होंने अब ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताना चाहा था कि मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। वो 17 मिनट का स्पीच था। उन्होंने 30-40 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया और पूरे दिन उसको, उनकी जो सोशल मीडिया में आईटी सेल है उसने उसको वायरल करने की कोशिश करी। उनका ट्वीट करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर, सारे चैनलों ने डिबेट किया, लेकिन किसी ने वो 17 मिनट की पूरी स्पीच दिखाने की जरूरी नहीं समझा। अगर उसके वो 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद की बात करते तो वो हिंसा तो दूर की बात, बल्कि मेरा पूरा का पूरा भाषण इस बात की बात कर रहा था कि हम किसी हाल में कभी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हमारे सिर्फ 2 ही हथियार हैं जो गांधी जी ने हमको दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये 3 मार्च की बात है। 3 मार्च, 4 मार्च अमित मालविया के ट्वीट करने के बाद उनके आईटी सेल ने और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक तबका है जो सरकार के साथ खड़ा रहता है, उसने इसमें बहुत चर्चा करी और ये बोला कि ये दंगे का षड्यंत्र, यही वो 10-20 सेकेंड है स्पीच के जो आपने एडिट करके उस दिन ट्वीट किया था, उसको 3-4 मार्च को चलाया। जिस एफआईआर के ऊपर आज ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो एफआईआर 6 मार्च को फाइल हुई थी। मतलब ट्वीट पहले आया, स्क्रिप्ट पहले आई और उसके बाद वही चीज एफआईआर में, स्पेशल सेल में या क्राइम ब्रांच में जहां भी एफआईआर हुई थी दिल्ली पुलिस को, एक गोपनीय इन्फॉर्मर, सीक्रेट इन्फॉर्मर के इंफॉर्मेशन के आधार पे वो एफआईआर फाइल करी गई। तो मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कौन थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं अमित मालविया ही तो नहीं थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं बीजेपी आईटी सेल के लोग ही तो नहीं थे? क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो 6 मार्च को दिल्ली पुलिस के पास आई थी, वो 3 मार्च को बीजेपी का आईटी सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से चला रहा था। तो क्रोनोलॉजी की बात होती है और क्रोनोलॉजी की बात हमारे गृह मंत्री करते थे एनआरसी सीए से पहले। एक क्रोनोलॉजी, जैसे कंवलप्रीत ने भी बोला, एक क्रोनोलॉजी इस पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन की भी क्रोनोलॉजी है, जहां पॉलिटिकल मास्टर्स इस बात को पहले बोल दिए। इस पे संसद में बाकायदा बात हुई जब इन्वेस्टिगेशन ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, जहां कुछ नाम पहले से ले लिए गए और बोला इन लोगों ने भी आह्वान किया था और इन लोगों की वजह से हिंसा हुई है, गृह मंत्री द्वारा और सांसदों द्वारा। तो क्या दिल्ली पुलिस आज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या वो जो कंक्लूजन हमारे नेताओं ने और जो रूलिंग पार्टी है पहले से लेकर आए थे, क्या उनको सही साबित करने के लिए एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ चार्जशीट जो फाइल हुई हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ जो बयान आए हैं, बहुत हास्यास्पद बात है कि उन्होंने भी एक क्रोनोलॉजी का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि जो दंगों का षड्यंत्र है वो सीए विरोधी आंदोलन में ही पाया जाएगा और सीए विरोधी आंदोलन की क्रोनोलॉजी है। बाकायदा चार्जशीट में यह बताया गया कि 13 दिसंबर 15 दिसंबर जामिया में हिंसा होती है, 16 दिसंबर शाहीन बाग आंदोलन शुरू होता है, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसके अगले एक हफ्ते बाद यहां आंदोलन शुरू होता है, उसके अगले महीने बाद इस यूनिवर्सिटी में आंदोलन शुरू होता है। इन लोगों ने सीए के खिलाफ आंदोलन किए। क्या ये हमारा आंदोलन कोई सीक्रेट आंदोलन था? हमारा आंदोलन बिल्कुल पब्लिक आंदोलन था और आप उस पूरे आंदोलन को एक क्रोनोलॉजी के बतौर दिखा के और ये बोल के कि ये आंदोलन जिम्मेदार है जो दिल्ली में फरवरी में दंगे हुए, इस पे हम लोग सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इस पे हम लोग दिल्ली पुलिस से सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इस आंदोलन में वो कौन सी चीज है जिसने एक बार भी किसी को हिंसा की तरफ इंसाइट करने के लिए बोला गया हो? और अगर आप क्रोनोलॉजी की बात करते हैं इस दिसंबर से लेकर फरवरी तक की घटनाओं के बीच में, तो दिल्ली पुलिस से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उस बीच और बहुत सारी घटनाएं हुई और ऐसा क्यों है कि जब आप दिसंबर से लेकर फरवरी तक उन सारी घटनाओं को समराइज करते हैं तो कुछ घटनाएं गायब हो जाती हैं। मुझे याद है 20 दिसंबर का दिन था, दिल्ली में धारा 144 लगी हुई थी, मतलब 5 से अधिक लोग किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए गैदर नहीं हो सकते थे।
उस 20 दिसंबर को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कनॉट प्लेस राजीव चौक पे कपिल मिश्रा और उनके साथी खुलेआम रैली निकालते हैं। जब हम कपिल मिश्रा की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग 23 फरवरी को जो उन्होंने भाषण दिया उसकी बात करते हैं, लेकिन ऐसे भाषण वो 2 महीने से दे रहे हैं। खुलेआम रैली निकालते हैं 20 दिसंबर को, बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो। हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं कि ये आपको नहीं लगता कि ये हिंसा भड़काने के जैसे भाषण है? क्या आपको ये जरूरी नहीं समझा कि धारा 144 का उल्लंघन किया हो, उन पे कोई मुकदमा किया जाए? आप इस बात को लेकर चुप क्यों हैं कि 2 बार जिन आंदोलन को आप बोल रहे हैं हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, 2 बार उन पे ऐसी घटनाएं हुई जहां उनके ऊपर गोलियां चलाई। 29 जनवरी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गोली चली, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चली, और उसी के 2 दिन पहले 27 जनवरी को एक मंत्री ने खुलेआम बोला था गोली मारने के लिए, अनुराग ठाकुर ने। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ये क्या बहुत ज्यादा है कि अगर हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि उस घटना का, जो 2 घटनाएं हुई 29 और 1 फरवरी को, 29 जनवरी को, और उससे 2 दिन पहले दिए गए बयान में कोई लिंक नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर के बयान से कोई प्रभावित हो सकता है? क्या ये एक्सपेक्ट करना कि आप इस एंगल को भी प्रोब करेंगे कि ये बहुत ज्यादा है एक्सपेक्ट करने के लिए? या फिर आप बताना चाहते हैं कि दिल्ली में 2 किस्म के कानून है? एक कानून है जो नेताओं के लिए, जो वीआईपी लोगों के लिए, जो सत्ता में बैठे, जो सत्ताधारी पक्ष है, उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है जहां अगर आप कुछ भी कर दें आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और दूसरा सेट ऑफ रूल्स है जहां अगर आपने कुछ किया भी नहीं तो आपके खिलाफ एविडेंस मैन्युफैक्चर करके आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी। क्या दिल्ली पुलिस 2 रूल्स को फॉलो करती है? हिंसा के दौरान कई सारी घटनाएं आई, मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा। कई सारी घटनाएं आई जहां हमने पब्लिकली देखा लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, मार दो काट दो। वो क्रोनोलॉजी में उनका कोई जिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई आरोप भी दर्ज हुआ है या नहीं। ये बात तो स्पष्ट है कि उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक रागिनी तिवारी बोल के फेसबुक लाइव किया था उन्होंने मौजपुर से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। और आज हम पे आरोप लगा के ये उस दिनों जो घटना हुई उसके इतिहास को हमारी आंखों के सामने 6 महीने के भीतर पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। हम लोग, मैं इतिहास का छात्र हूं, हमने पढ़ा कि इतिहास को बदला जाता है, इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, लेकिन नाइडली उस 200-300 साल पुराने इतिहास की बात करते हैं। हमारे सामने 6 महीने पहले जो घटनाएं हुई उसके इतिहास को बदला जा रहा है और उस पर ऑफिशियल मोहर लगाई जा रही है। उनकी कोशिश है ये सारे आरोप सीए आंदोलन में शामिल लोगों पे लगा के, कुछ लोगों को जेल में ला के, बाकी लोगों के ऊपर आरोप लगा के, किसी के खिलाफ मीडिया में कुछ इंफॉर्मेशन लीक करके वो हमको डिफेंसिव कर देंगे। हम बार बार यही साबित करने में लग जाएंगे और हम पूरे टाइम यही बोलते रहेंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो असली घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं दिल्ली पुलिस से भी पूछना चाहता हूं, मोहन नर्सिंग होम के अंदर एक घटना सामने आई थी जहां एक अस्पताल की छत पे एक मॉब चढ़ गया था, बंदूक लेके, बम लेके, वहां बम जमीन पे फेंक रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। अभी जो आपने 3 चार्जशीट फाइल करी हैं, ऐसा क्यों है कि मोहन नर्सिंग होम के बारे में कोई जिक्र नहीं है? वो किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आप बोलना चाहते हैं कि जो जामिया के आंदोलनकारी हैं वो मोहन नर्सिंग होम की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे? जो फैजान को मारा गया, पीटा गया, और वीडियो में है जहां पीट पीट के बोला जा रहा है कि तुम्हें आजादी चाहिए तो आजादी ले लो, फैजान की मौत हो गई, फैजान के 3 साथी और थे, उसकी कॉन्स्पिरेसी के जामिया और जेएनयू और बाकी शाहीन बाग के आंदोलनकारी कर रहे थे। एक 85 साल की महिला अकबरी, उसको जला दिया, जला के मार दिया, क्या उसकी कॉन्स्पिरेसी आंदोलनकारी कर रहे थे? आप असली कॉन्स्पिरेसी को छुपाना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो कॉन्स्पिरेसी का कर रहा है ये खुद एक कॉन्स्पिरेसी है कि सरकार की जो है, पहले भी हमने देखा है दंगों के केस में इंसाफ नहीं हुआ है, 84 में नहीं हुआ, 2002 में, लेकिन जैसे कंवलप्रीत ने बोला बिल्कुल सही बात है, इस बार तो वो एक कदम आगे जा रहे हैं। जो लोग असलियत में जिम्मेदार हैं दंगा भड़काने के लिए, उनको तो बचाया जा रहा है। जो सरकार के आलोचक हैं ये एक मौका तलाशा जा रहा है कि साथ ही साथ उनकी आवाज को भी बंद कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।